Welcome to the lecture number 24 of Introduction to Software Engineering. In the previous lecture, we covered chapter number 33 titled as Estimation for Software Project. In this chapter, project scope and feasibility, resources, and software project estimation techniques are studied. In today's lecture, we will start another chapter named as Project Scheduling. In this chapter, scheduling principles, timeline chart, and earned value analysis will be discussed. So let's start. When I say the word project scheduling, so this is the least focused concept in the software engineering. आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं देन यू फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद डिज़ाइन फेज़ पे फोकस किया जाता है. मॉडलिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जिनको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है. लेकिन जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको स्टडी करना ज़रूरी है और आज का पूरा लेक्चर इस पे बेस कर रहा है. आपको प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की इम्पोर्टेंस का आइडिया होगा जब आप अपने बैचलर्स में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को स्टडी करोगे. तब आपको इस चीज़ को जहन में रखना होगा कि एक प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, एक सेमेस्टर का टाइम है, हमने एक सेमेस्टर में या 6 माह में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. देन you are going to plan your project, you are going to schedule your project as per the timeline or as per the university requirement. इसके अलावा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर आपको जब भी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देगा तो उसका वो एक टाइम अलॉट करेगा कि उसे ये प्रोजेक्ट 2 माह में, 4 माह में या 6 माह में चाहिए. तो क्लाइंट की डिमांड जो है ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को फोकस करती है, हाईलाइट करती है कि ये एरिया भी इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टडी करना भी ज़रूरी है. लेट्स बिगिन. व्हाट्स रिटन इन द स्लाइड? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई आर प्रोजेक्ट्स लेट? कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं? द फर्स्ट here the answer are written in sub points. The first thing is unrealistic deadline. Let's say आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपने एक प्रोजेक्ट को कस्टमर से रिसीव किया है कि आप इसे इम्प्लीमेंट करके उसे देंगे. आपने एक प्रोजेक्ट असाइन किया है ख़ुद को या अपनी टीम को. अब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि 1 माह में तैयार होगा, कस्टमर ने कहा कि उसे 15 दिन में चाहिए. जब अनरियलिस्टिक डेडलाइंस बना देंगे आप ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि 15 दिन में तैयार नहीं हो सकता, इस वजह से आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनेगा वो लेट होगा. Unrealistic deadlines leads to the late delivery of the project. The second point is changing customer requirements. आपने एक प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाया कि एक प्रोजेक्ट 1 महीने में कंप्लीट करके आप कस्टमर को दे देंगे, लेकिन जब आपने कस्टमर को प्रोटोटाइप दिखाया और कस्टमर ने उसमें चेंजेस कहे करने के लिए, लेट से आपने 5 फीचर्स पे अपना प्रोजेक्ट कस्टमर से लिया था, लेकिन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से उसमें 2 या 3 फीचर्स और ऐड हो जाते हैं. जब उसमें फीचर्स मज़ीद ऐड हो गए या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, अब वो चेंज जो हैं उसे प्रोजेक्ट शेड्यूल का हिस्सा बनाना चाहिए. अगर वो नहीं बनता, इस वजह से आपका प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड डेट से लेट हो जाएगा. देन द थर्ड पॉइंट विच इज़ रिटन हेयर इज़ प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल रिस्क. आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रिडिक्टेबल रिस्क आ जाएंगे या फिर ऐसे रिस्क जो कि प्रिडिक्ट नहीं किए पहले वो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाते हैं. ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लेट डिलीवर होगा कस्टमर को. देन कम्स द टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़. टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ में जो चीज़ें इंक्लूड होंगी
वो एक इन्वायरमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और उस इन्वायरमेंट की आपकी वो इन्वायरमेंट हो सकता है कि आपके सिस्टम पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हो, कोई टूल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा हो, उसमें कोई बग आ जाए। तो इस तरह की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ जिन्हें हम कहते हैं, इनकी वजह से भी आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर आपको एमएस प्रोजेक्ट पे एक असाइनमेंट दी करने के लिए और कहा कि मुझे मंडे को वो असाइनमेंट चाहिए। अब लेट से किसी स्टूडेंट के पास एमएस प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं हो रहा और वो अपने सिस्टम पे ट्राई कर रहा है, कुछ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से एमएस प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। तो अब होगा क्या कि एक टूल के या एक सॉफ्टवेयर के डाउनलोड ना होने की वजह से आपकी जो असाइनमेंट होगी या आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो लेट हो जाएगा। Also, we have some human difficulties. For example, if someone from the development team got another job and he leaves the current job, अगर तो वो छोड़ के चला जाए या वो बीमार हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी है जिसको रिकवर होने में हफ्ता 10 दिन लग गए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस सिलसिले में ह्यूमन डिफ़िकल्टीज़ या ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी आपका प्रोजेक्ट लेट डिलीवर हो सकता है। Another factor which we are going to study is miscommunication. अगर आपने लेट से आप एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इसके डिफरेंट टास्क आपने बना दिए हैं, लेट से योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंटेन्स 8 टास्क। अब उन 8 टास्क को जब आप डिलीवर कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसे आपने फॉरवर्ड कर दिया, ईमेल कर दी, लेकिन आपने उसको इन्फॉर्म नहीं किया। लेट से अगर उसको एक कॉल के थ्रू रिमाइंड करवाना है या एक मैसेज के थ्रू रिमाइंड कराना है आपको, जिससे उसे पता चल जाए कि आपने जो काम किया है वो उस तक पहुंच गया है। आगे वो उसको पैरेलल किसी एक्टिविटी में भी ऐड करवा सकता है या वो उसे आगे कस्टमर को भी फॉरवर्ड कर सकता है, उसका प्रोटोटाइप, उसका डिज़ाइन, कुछ भी। अगर एक मिसकम्युनिकेशन टीम मेंबर्स के दरमियान रहेगी, उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी प्रोजेक्ट्स लेट हो जाएंगे। So, a failure by project management to recognize that project is falling behind schedule and a lack of action to correct the problem. एक और पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है कि लेट से आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपके प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहा है कि अब लेट से अगर एक हफ़्ते तक ये प्रोग्रेस होनी चाहिए थी और या 2 हफ्ते के बाद आपके प्रोजेक्ट की ये प्रोग्रेस होनी चाहिए थी और एक्चुअल में वो नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट एक्चुअल में शेड्यूल से पीछे है, उससे वो फुलफ़िल नहीं कर रहा, उस डेडलाइन को मीट नहीं कर रहा, तो एक फैक्टर ये है कि आप इसको करेक्ट करने के लिए कुछ एक्शन लें, उसकी प्रोग्रेस को जो उसका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग लेकर आएँ। अगर वो नहीं करती एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, इस वजह से भी प्रोजेक्ट्स लेट डिलीवर होते हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक प्रोजेक्ट लेट डिलीवर होगा और अल्टीमेटली जब वो लेट डिलीवर होगा तो कस्टमर को उसके साथ इश्यूज़ होंगे, क्योंकि कस्टमर को तो वो प्रोजेक्ट टाइम पे चाहिए, उससे लेट नहीं चाहिए। तो ये एक तरह का इशू क्रिएट होता है बिटवीन कस्टमर एंड द टीम which is developing the software. So in order to cater all the issue which we have studied in the last slide, we got some scheduling principles. इन शेड्यूलिंग प्रिंसिपल्स को जब हम फॉलो करेंगे तो इनकी वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो लेट नहीं डिलीवर होगा। शेड्यूलिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? आपको यहाँ इस स्लाइड पे 6 शेड्यूलिंग प्रिंसिपल्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं जिनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। द फर्स्ट शेड्यूलिंग प्रिंसिपल इज़ कंपार्टमेंटलाइजेशन, विच मीन्स दैट वी डिफाइन द डिस्टिंक्ट टास्क। आपके एक प्रोजेक्ट को हम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देते हैं। देन द सेकेंड प्रिंसिपल इज़ इंटरडिपेंडेंसी, इंडिकेट द टास्क इंटर रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि आप टास्क को सीरियल में नहीं
परफॉर्म करें। अगर कोई टास्क ऐसे हैं जो कि पैरेलल में काम कर सकते हैं तो आप उन टास्क को पैरेलल में इम्प्लीमेंट करें, पैरेलल में डिज़ाइन करें या पैरेलल एक्टिविटीज़ उसकी परफॉर्म करें, ताकि जो टाइम है वो कंप्रेस हो जाए, वो बच जाए। Then the third principle says the effort validation, which means that be sure resources are available. जो भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, एफर्ट वेलिडेशन इस चीज़ को इंश्योर करती है कि वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों जिसकी वजह से, जिनके होने की वजह से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं। अब ये रिसोर्सेज जो हैं ये आपकी एफर्ट को वैलिडेट कर रहे होंगे। देन वी हैव डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीपल मस्ट बी असाइन। लेट से अगर आपने देखा होगा कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम जो होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, उसमें ज़्यादा लोग शामिल होंगे। अब जब ज़्यादा लोग होंगे उन सब की एक्टिविटीज़ डिवाइड कर दी जाती हैं। एक रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होगा जो रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करेगा। देन वी हैव सम मेंबर्स फॉर डिज़ाइन जो कि डिज़ाइन फेज़ पे फोकस कर रहे होंगे, या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करें, आर्किटेक्ट करें। देन इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग से एक सेपरेट एक डेवलपमेंट टीम होगी जो कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पे काम करेगी। टेस्टिंग टीम के लिए अलग से लोग होंगे जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। तो शेड्यूलिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी शुड हैव द डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसमें हम लोगों को उनके काम असाइन करते हैं। डिफाइंड आउटकम्स, ईच टास्क मस्ट हैव एन आउटपुट। ऑब्वियसली हर टास्क जब आप परफॉर्म करोगे तो उस टास्क के एंड पे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि उस आउटपुट को सामने रख के आपको ये पता चल जाए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उस पर कितना काम हो चुका है और कितना काम रह गया है, आपने क्या अचीव किया है जब आपने एक टास्क परफॉर्म किया है। तो जो सॉफ्टवेयर टीम है उनके आउटकम्स डिफ़ाइन होने चाहिए, इवन उनके माइलस्टोन्स भी डिफ़ाइन होने चाहिए। माइलस्टोन का मतलब ये है कि आपने एक कोई एक्टिविटी परफॉर्म की और उस एक्टिविटी के परफॉर्म होने के बाद उसका एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया। लेट्स से जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टडी करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं कुछ माइलस्टोन डिफ़ाइन करती हूँ। एग्जांपल आपको देती हूँ। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल वी परफॉर्म द फिजिबिलिटी स्टडी कि क्या इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाना फिजिबल है एक टीम के लिए, क्या वाकई ही इसकी ज़रूरत है। तो फिजिबिलिटी स्टडी जब हम करेंगे तो उसका माइलस्टोन होगा एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम क्रिएट करेंगे जिसमें मेंशन किया जाएगा कि जी वाकई ही ज़रूरत है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उसका कंपैरिजन हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो कॉस्टली हो सकते हैं या मुमकिन है कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। तो हर फिजिबिलिटी स्टडी के जो माइलस्टोन है वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्रिएट होगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर के टास्क के अकॉर्डिंग्स हम उसकी माइलस्टोन अचीव करते हैं, और जब वो माइलस्टोन अचीव हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि हम कस्टमर को कुछ आउटपुट दे सकते हैं, उसे लूप में इंगेज कर सकते हैं कि अब हमने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है, नेक्स्ट माइलस्टोन ये है, हम इस पे काम करेंगे। डिफरेंट टास्क तो होंगे। लेट्स से आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में 10 टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, और एक माइलस्टोन 3 टास्क के बाद अचीव हो जाता है, दूसरा माइलस्टोन अगले 2 टास्क के बाद अचीव हो जाए, और तीसरा माइलस्टोन नेक्स्ट 5 टास्क के बाद अचीव हो जाए। तो 3 माइलस्टोन्स हैं जो आपने अचीव करने हैं। जब ये आप अचीव कर लोगे इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बन रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। फाइन। सो दीज आर द शेड्यूलिंग प्रिंसिपल्स जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को जब आप शेड्यूल कर रहे होते हैं तो इनको आप सामने रखते हो, और इनकी वजह से जो आपका प्रोजेक्ट है वो लेट डिलीवर नहीं होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स लेट डिलीवर हों, हमने इनको सेव करना है लेट डिलीवरी से। देन
we have a few points which actually relates to the scheduling principle. आप यहाँ पे effort allocation की एक slide देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा है कि 40 to 50% एफर्ट लगती है फ्रंट एंड एक्टिविटीज़ में, जिसमें कस्टमर कम्युनिकेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, रिव्यू, मॉडिफिकेशन, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। 15 to 20% एफर्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लगती है, जिसमें हम कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ को इंक्लूड करते हैं। देन 30 to 40% एफर्ट किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन में लगती है। अब टेस्टिंग की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, इंटीग्रेशन, यूनिट, कंपोनेंट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, वो सब जो टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए 30 to 40% एफर्ट जो है वो एलोकेट की जाती है। देन एक फैक्टर हमने पढ़ा कि वी शुड डिफाइन टास्क। आपको याद होगा शेड्यूलिंग प्रिंसिपल में मैंने हाईलाइट किया कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हम डिफरेंट टास्क बनाते हैं। अब टास्क सेट किस तरह से बनाते हैं? टास्क सेट बनाने के लिए हम सबसे पहले टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं या उसको स्टडी करते हैं कि वो क्या है, किस टाइप का प्रोजेक्ट हमें बनाना है। क्या ये कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, क्या ये कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है, क्या ये प्रोजेक्ट कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट कोई एजुकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बना रहे हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू डिटरमिन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, देन वी स्टडी then we assess the degree of rigor required and we identify the adaptation criteria. Also we select the appropriate software engineering task. Now you would be thinking that what is the degree of rigor and what are the adaptation criteria. Here I have given you the link. Also these concepts are available on the internet. मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि डिग्री ऑफ रिगोर क्या होता है और अडेप्टेशन क्राइटेरिया क्या है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, इसको आप इस आर्टिकल में भी पढ़ सकते हो जिसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इसके अलावा आप इसे इंटरनेट पे ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करें और उसके बाद हम इसे क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप समझ पाए हो डिग्री ऑफ रिगोर और अडेप्टेशन क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो ये वो 4 पॉइंट्स हैं जिनको सामने रखते हुए हम टास्क को डिफ़ाइन करते हैं। ये पॉइंट्स हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी टास्क को डिफ़ाइन करने के लिए। देन जब हम एक टास्क को डिफ़ाइन कर लें, टास्क को डिफ़ाइन करने के बाद हम उसका एक टास्क नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। टास्क नेटवर्क, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़, आप एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सीरियल काम कर रही हैं, यानी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक एक्टिविटी कंप्लीट हो उसके बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो। टास्क नेटवर्क में आप ये भी बताते हो कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पैरेलल काम कर रही हैं, जो एक साथ काम कर रही होंगी। तो आप डिफरेंट टास्क का एक कंप्लीट नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं जिसमें आप उन तमाम टास्क को इंटरलिंक करते हैं, चाहे वो सीरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हो या वो टास्क परफॉर्म हो रहे हों सीरियल में या फिर वो पैरेलल में परफॉर्म हो रहे हों। तो दिस होल पिक्चर रिप्रेजेंट द टास्क नेटवर्क। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्कोपिंग होगी, फिर कॉन्सेप्ट प्लानिंग होगी। वंस वी कंप्लीट द स्कोपिंग देन वी मूव टूवर्ड्स द प्लानिंग। और जब प्लानिंग हो जाए तो टेक्निकल रिस्क असेसमेंट, ये तीनों पैरेलल में परफॉर्म हो रहे होंगे। 1.3A, B, C ये तीनों पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, पैरेलल में ये परफॉर्म होंगे तो उसके बाद वी मूव टूवर्ड्स द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जब हम टास्क सेट बना लें, टास्क सेट के बनाने के बाद हम उन टास्क एक्टिविटीज़ को लिखते हैं और उन टास्क एक्टिविटीज़ को लिखने के बाद हम उनका एक नेटवर्क असाइन कर देते हैं। देन वी हैव द सेकेंड टॉपिक ऑफ this lecture which is the timeline chart. लास्ट लैब में हमने गैंट चार्ट को स्टडी किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप हर टास्क की कुछ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम होगा, वो आपने असाइन करना है और देन आपने अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है उस गैंट चार्ट के थ्रू। आई होप आप जब ये पिक्चर देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शेड्यूलिंग में क्या हो रहा है कि हम डिफरेंट टास्क यहाँ पर असाइन कर रहे हैं और हर टास्क का टाइम यहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि टास्क 1 वीक 1 में स्टार्ट होगा और वीक 2 के मिड से थोड़ा सा पहले ये ख़त्म हो जाएगा। अब जब टास्क 1 चल रहा है तो टास्क 1 के चलने के साथ टास्क 2 मिड में वीक 1 के मिड पे शुरू होगा और वीक 3 तक ये जाएगा।
कुछ टास्क ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, जिस तरह आप देख रहे हो कि टास्क 7 है, टास्क 5 जब कंप्लीट होगा तब टास्क 7 स्टार्ट हो सकता है। कुछ टास्क ऐसे होंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे कि पहले ये टास्क 5 कंप्लीट हो तब टास्क 7 हम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ टास्क एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कुछ टास्क ऐसे हैं जो पैरेलल में चल रहे हैं। आप देख रहे हो टास्क 4 एक ऐसा टास्क है जो कि वीक 2 पे स्टार्ट होगा और वीक 5 में कहीं जाके ये ख़त्म होगा, और इसके जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा या जब इस पे काम हो रहा होगा तो उसके साथ हम पैरेलल में टास्क 5 भी चल सकते हैं और टास्क 6 भी हमने असाइन किया है। ये वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है जो कि एक टाइमलाइन चार्ट के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। इसके अलावा वी हैव द ऑटोमेटेड टूल्स टू डिराइव अ टाइमलाइन चार्ट। आप देख रहे हो कि आपको आपकी लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल उसी तरह कुछ वर्क टास्क नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पे डिफ़ाइन हुए हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए। अब डिफरेंट टास्क जो कि यहाँ पे लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका एक शेड्यूल या उनका स्टार्टिंग एंडिंग टाइम आपको ग्राफिकली आपके राइट साइड पे नज़र आ रहा है। MS प्रोजेक्ट एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम गैंट चार्ट बना सकते हैं या हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कर सकते हैं। और आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर जो एक डायमंड नज़र आ रहा है, ये डायमंड एक माइलस्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। For example, when we identify need and benefits, we meet the customer, identify the need and project constraints, we establish the product statement। ये सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं और इसके लिए we need some time। इस टाइम को असाइन करने के बाद आपके पास जो माइलस्टोन अचीव होता है डैट इज़ प्रोडक्ट स्टेटमेंट डिफाइन। जब आपके वर्क परफॉर्म कर लें 1.1, इसके बाद जो आपके पास माइलस्टोन आना चाहिए, जो आउटकम आनी चाहिए, वो आउटकम प्रोडक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हर कुछ टास्क के करने के बाद आपको माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। ये तमाम डायमंड्स आपके माइलस्टोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शेड्यूल ट्रैकिंग। अब हमने एक शेड्यूल तो बना लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने उस शेड्यूल को ट्रैक करना है ताकि अंदाज़ा हो कि प्रोजेक्ट पे जो हमने एक प्लान बनाया है क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ट्रैकिंग के लिए क्या चीज़ें हैं जो कि हम सामने रखेंगे। द फर्स्ट इज़ टू कंडक्ट द पीरियोडिक प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग्स इन विच ईच टीम मेंबर रिपोर्ट द प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स। कुछ लेट्स से वीकली मीटिंग या मंथली मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें तमाम टीम मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो वहाँ आकर के बता सकें कि उन्हें प्रोजेक्ट की पे काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी या उनकी प्रोग्रेस क्या है। इस रिपोर्ट करने से हमें ये अंदाज़ा होता है कि अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल ठीक उसी शेड्यूल के मुताबिक काम हो रहा है तो ओके कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम कस्टमर से कम्युनिकेट की जाती है कि इस प्रॉब्लम की वजह से वी मे बी नीड सम टाइम। अगर वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती है या उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है तो हम उसको जल्दी करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, विद इन अ टीम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि जो प्रोजेक्ट है वो लेट ना हो। देन वी डिटर्मिन वेदर फॉर्मल प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड बाय द शेड्यूल डेट। अब जैसे जो भी आप देख रहे हो कि एक टास्क को परफॉर्म करने के बाद लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि उसकी एक एंड डेट थी और उस एंड डेट से बिल्कुल नीचे एक डायमंड फॉर्म में एक माइलस्टोन आपको नज़र आ रहा है। तो माइलस्टोन को अचीव करना भी ट्रैक किया जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में। एंड वी कंपेयर द एक्चुअल स्टार्ट डेट टू प्लान स्टार्ट डेट। अब जब रिपोर्ट कर रहे होंगे सब लोग तो उसी में ये चीज़ भी एनालाइज़ की जाती है कि क्या जब हमने जो शेड्यूल बनाया है कि एक टास्क वीक 1 में कंप्लीट होगा तो क्या वाकई वो वीक 1 में कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच सेज डैट वी यूज़ अर्नड वैल्यू एनालिसिस टू असेस द प्रोग्रेस क्वान्टिटेटिवली।
अब हमें एक मेथड मिल गया है, एक क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको यूज़ करते हुए हम शेड्यूल को ट्रैक कर सकते हैं, और वो मेथड है अर्न वैल्यू एनालिसिस। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द प्रोग्रेस ऑन अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में कुछ टेक्निकल माइलस्टोन्स हैं जिन्हें मैं स्टडी करूँगी। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को कंप्लीट करते हैं तो ये एक टेक्निकल माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन किस तरह से अचीव होगा? इस माइलस्टोन के लिए हम ये देखते हैं कि ऑल क्लासेस एंड क्लास हायरार्की हैव बीन डिफाइंड। हमने जब एनालिसिस करना है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, तो हम उसमें क्लास और उनकी हायरार्की को ऑब्जर्व करते हैं। हम क्लासेस के एट्रीब्यूट्स, उनके ऑपरेशन को डिफ़ाइन करते हैं, क्लास के रिलेशनशिप, उसका बिहेवियरल मॉडल, उसकी रीयूजेबल क्लासेस, इन तमाम चीज़ों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि हमने जो टेक्निकल माइलस्टोन अचीव किया है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कंप्लीट कर लिया हमने। देन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं तो ये भी एक टेक्निकल माइलस्टोन है। अब ये टेक्निकल माइलस्टोन अचीव कैसे होगा? जब हम डिफरेंट सबसेट डिफ़ाइन कर लेंगे, हम बता देंगे कि इन सबसेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी या इनकी ये क्लासेस होंगी, ये टास्क होंगे जो ये परफॉर्म करेंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगी, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस क्या होंगे। तो आपने पूरे सिस्टम को सब सिस्टम की फॉर्म में, और उसकी इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करेंगी, उसकी एक कंप्लीट पिक्चर देनी है। वो कंप्लीट पिक्चर जब आप प्रोवाइड कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट कर लिया है। देन प्रोग्रामिंग कंप्लीट, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग कंप्लीट करते हैं वो भी एक माइलस्टोन बन जाता है। उसमें होगा क्या कि हर क्लास को इम्प्लीमेंट करोगे, या जो रीयूज़ लाइब्रेरी हैं आप उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जब एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने प्रोग्रामिंग वाला माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और लास्ट पे जो माइलस्टोन आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो टेस्टिंग है। टेस्टिंग के माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए आपको याद होगा हमने वैलिडेशन और वेरिफिकेशन को स्टडी किया था। करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं। टेस्ट केसेस डिज़ाइन किए जाते हैं हर क्लास के लिए। और उसके अलावा आप यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हो, आप कंपोनेंट टेस्टिंग भी करते हो, आप सिस्टम टेस्टिंग भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग के अंदर। तो ये जब सब फेजेस आप कंप्लीट कर लोगे, उसका मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग, जो कि एक टेक्निकल माइलस्टोन था, ये अचीव कर लिया है। अब ये चारों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के अंदर टेक्निकल माइलस्टोन्स हैं विच यू हैव टू कंप्लीट बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। Now we come to the earned value analysis. earned value analysis है क्या? It is a measure of progress. अब लास्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया कि क्वांटिटेटिवली हम प्रोग्रेस को मेजर करते हैं अर्नड वैल्यू एनालिसिस के थ्रू। इट इनेबल अस टू असेस द परसेंट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ अ प्रोजेक्ट यूजिंग द क्वांटिटेटिव एनालिसिस रादर देन रिलाई ऑन अ गट फीलिंग। बजाय इसके कि हम ये देखें कि ये हो जाएगा, इसे हम कर लेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, उस चीज़ को यूज़ करने की बजाय वी यूज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या चीज़ स्टडी करेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वी हैव सम टर्म्स विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर कंप्यूटिंग अर्नड वैल्यू। सबसे पहली टर्म है बजटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क शेड्यूल्ड, BCWS। इसमें होगा क्या कि हम हर वर्क टास्क जो कि हमने असाइन किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, उस पर हमें कितनी एफ़र्ट रिक्वायर है, उसकी कॉस्ट हम जो हमने शेड्यूल की है, जो टास्क हमने शेड्यूल किए हैं, उनके लिए हम हर वर्क टास्क की कॉस्ट या उसकी जो एफ़र्ट है वो फाइंड करेंगे। और इन सब की जो सब वर्क टास्क का जो सम होगा वो बजट एट कंप्लीशन बन जाएगा, डैट इज़ BAC। सो BAC इज़ इक्वल टू BCWS का सम, तमाम टास्क का, कि आपको तमाम टास्क रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। अब हम सिर्फ शेड्यूल्ड वर्क की जो बजट है या जो उसकी कॉस्ट है, सिर्फ उस पे नहीं रह रहे, बल्कि जो वर्क परफॉर्म हो चुका है, जो काम कर लिया है, उस पे कितनी कॉस्ट आई है उसे भी एनालाइज कर रहे हैं। लास्ट स्लाइड में हमने शेड्यूल वर्क की बात की थी, इस स्लाइड में हम परफॉर्म्ड वर्क, जो काम कर लिया है, उसकी बात कर रहे हैं।
So we have BCWP. The value for BCWP is the sum of BCWS values for all the work tasks that have actually been completed by a point in time on the project schedule. अब वही टास्क जो हमने BCWS में डिफ़ाइन किए थे उन पे एक्चुअल कितनी कॉस्ट आई वो हम यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं. और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट भी कर चुकी हूँ और यहाँ पर आपको इस स्लाइड में नज़र भी आएगा कि डिफरेंस है शेड्यूल और परफॉर्म्ड का. गिवन वैल्यूज़ फॉर BCWS, BAC एंड BCWP इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस इंडिकेटर कैन बी कंप्यूटेड. अब आपको लास्ट स्लाइड में हमने BCWS को स्टडी किया, इस स्लाइड में हम BCWP को स्टडी कर रहे हैं और इनकी बेसिस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं. वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? हम शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम वर्क परफॉर्म्ड को डिवाइड कर देते हैं वर्क स्केड्यूल पे. देन वी कैन कंप्यूट द शेड्यूल वेरिएंस. शेड्यूल वेरिएंस में क्या होगा कि जो एक्चुअल हमारे पास कॉस्ट है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो हमने प्लान की थी वो वाला बजट. So SPI is an indication of the efficiency with which the project is utilizing the scheduled resources. ये हो गया पॉइंट आपका शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स का. और शेड्यूल वेरिएंस में हम ये बताते हैं कि कितना क्या वेरिएट कर रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वर्क परफॉर्म से जब हम शेड्यूल वाली अमाउंट को माइनस कर देंगे. सो हेयर आर फ्यू फार्मूलाज विच आर गिवन. जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंट शेड्यूल फॉर कंप्लीशन, जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और हम उसका ये देखना चाहें कि कितना काम उस पर कितनी कॉस्ट आई है, कितना परसेंटेज, मतलब इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ वर्क दैट शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय टाइम टी. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम BCWS को डिवाइड कर देते हैं बजट एट कंप्लीशन पे. जब हमें ये देखना है कि कितने परसेंट ऑफ कंप्लीटनेस है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी गिवन टाइम पे, तो उसको देखने के लिए हम जो हमारा वर्क परफॉर्म्ड वाली कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं बजट एट कंप्लीशन पे. देन वी ऑल्सो हैव द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड. इसमें क्या होगा कि जितने भी टास्क किसी भी एक पॉइंट पे कंप्लीट हो चुके हैं उन पे कितना बजट है या कितना उस पर एफर्ट लगी है, कितनी कॉस्ट आएगी, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं. और इन पैरामीटर्स को सामने रखते हुए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क को हम कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम कॉस्ट वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So it was all about this chapter which is project scheduling. In this chapter we studied the scheduling principles. We also analyzed the timeline chart, and at the end we discussed the earned value analysis and how we can compute it. I hope this lecture will be clear to all of you, but in case if you face any problem we can discuss it in the live session. Thank you for listening, class.